हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप। इससे पहले हमने चैप्टर किया था राइट्स। ओके, राइट्स चैप्टर की अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसकी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर देखते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे ये। सिटीजनशिप का मतलब आप सबको पता होगा, जनरली सबको पता होता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, मैं इंडिया में रहती हूँ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि इंडिया में जो भी रूल्स हैं वो मेरे ऊपर भी लागू होते हैं, जो भी राइट्स हैं वो मुझे भी मिलेंगी, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी मुझे मिलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे जो सिटीजनशिप होती है वो मुझे इंडिया की मिली हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर को आज स्टडी करने वाले हैं। किस तरीके से ये जो सिटीजनशिप है वो किस तरीके से लागू होती है। ठीक है, और उन लोगों को क्या, जिनको सिटीजनशिप मिलती ही नहीं है। अब आप सोचो कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको सिटीजनशिप ही नहीं मिलती, जिनको कोई स्टेट ही एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, इस जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, सिटीजनशिप का मतलब होता है, अगर आसान से शब्दों में मैं बात करूं, सिटीजनशिप का मतलब होता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, फुल और इक्वल मेंबरशिप के बारे में पढ़ेंगे। और जो थ्योरीज है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की, वो ये दावा करती हैं कि जो सिटीजनशिप है उसको यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि आज जो भी पर्सन है, हर एक पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ वन और अदर स्टेट? देन हाउ कैन वी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी स्टेटलेस पीपल? अभी मैंने बात की कि ऐसे लोगों का क्या जिनको सिटीजनशिप मिली ही नहीं है, जो स्टेटलेस हैं, उन लोगों का क्या? ठीक है, आप देखो, डज इट एग्जिस्ट एंड कुड इट रिप्लेस नेशनल सिटीजनशिप? After going through this chapter, you should be able to explain the meaning of citizenship and discuss some of the areas in which that meaning is being expanded or challenged today. अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और आपको इसकी वैसे तो अभी हम पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, और जब ये पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी आपको एक फुल वीडियो भी मिल जाएगी, वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब ये तो पहले भी हमने पढ़ा और अब भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप पहली डेफिनेशन तो यही लिखोगे कि सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब अगर हम कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड की बात करें तो जो स्टेट्स हैं वो कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है मेंबर्स को, और कुछ सर्टेन राइट्स भी। अभी जैसे आप हो, आप जिस भी जैसे आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में आपको एक अलग से पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली हुई है। वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है? यू आर इंडियन। ठीक है, और आपको कुछ राइट्स भी मिले हुए हैं। राइट्स हम पहले पढ़ के आए, राइट्स एक तरीके का हमारा अधिकार होता है, हमारी पावर होती है ना। एंड देयर फॉर वी थिंक, और राइट्स एक बार और बताना चाहूँगी, राइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, एक नेसेसरी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, देयर फॉर वी थिंक ऑफ आवर सेल्स एज इंडियंस। ठीक है, जैसे हम इंडियंस हैं, या फिर जो जापान में रहते हैं वो जापानीज हैं और जर्मन्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू which we belong. Okay, citizens expect certain rights from their state as well as help protection wherever they may travel. अब जैसे अगर इंडिया का कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी बाहर की कंट्री में जाता है और बाहर की कंट्री में जाकर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो वहीं पर फंस जाता है, तो इंडिया क्या करता है? इंडिया उन लोगों को वापस लाने की कोशिश करता है। अगर वहाँ पर कोई भी वॉर चल रही है तो इंडिया क्या करेगा? पहले हमारे जो वहाँ पर लोग हैं उनको बाहर निकालो, है ना। अब क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया उन लोगों को? क्योंकि वो इंडियन है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि उनको सिटीजनशिप मिली हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ओके, जो इम्पोर्टेंस है ना फुल मेंबरशिप की स्टेट की, वो
that can be appreciated. If we think of the condition of thousands of people in the world who have bad fortune to be forced to live as refugees or illegal migrants because no state is willing to grant them membership. अब कुछ स्टेट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मेंबरशिप ही नहीं मिली होती, सिटीजनशिप ही नहीं मिली होती, तो उन लोगों को कोई स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं करती और उन लोगों को ऐसे जैसे टेंट वगैरह में कहीं भी अपना टेंट लगा के वो रह लेते हैं, बट उनको कोई भी राइट नहीं मिलता है, ना ही कोई फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, फैसिलिटी जैसे अब ये भी हमारा राइट है कि हमें पानी मिले, एडिक्वेट हाउसिंग हो, ये भी हमारा राइट है, बट उनको ये राइट भी नहीं मिलते, जो बेसिक राइट है वो भी नहीं मिलेंगे अगर उनको मेंबरशिप ही नहीं मिलती है तो। अब ऐसे लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते, यही बात इसमें बोली गई है। And for them, full membership of a state of their choice is a goal for which they are willing to struggle, as we see today with Palestinian refugees in the Middle East. तो उन लोगों के लिए क्या है कि उन लोगों के लिए वो किस लिए स्ट्रगल करेंगे, इस गोल को पाने के लिए। उनका गोल क्या है? मेंबरशिप, उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो कि मिडल ईस्ट में है। अब देखो इस कार्टून जो है यहाँ से भी आपको बताने की कोशिश की जा रही है उनके स्ट्रगल, गिव जस्टिस, वर्ल्ड्स वर्स्ट डिक्टेटर्स। ओके, जो प्रिसाइज नेचर ऑफ द राइट्स ग्रांटेड टू द सिटीजन्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर एक स्टेट में, स्टेट मतलब यहाँ पर कंट्री है, ठीक है, तो हर एक कंट्री में अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे इंडिया में राइट दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट, और भी काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, लेकिन हमारे राइट किसी बाहर की कंट्री के राइट के जैसे नहीं है ना, सिमिलर तो नहीं है। ठीक है, एंड इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुडे दे वुड इंक्लूड सम पॉलिटिकल राइट्स। जैसे पीछे हम पढ़ के आए हैं पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा, तो जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, सिविल राइट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिलीफ, और सोशियो इकोनॉमिक राइट जिसमें राइट टू मिनिमम वेज हो गया। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक राइट होता है वो बेसिक राइट माना जाता है, मतलब इस राइट के बिना ना ही कि हम पॉलिटिकल राइट को एंजॉय कर सकते हैं और ना ही कल्चरल राइट को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ी थी ना हमने, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट एंड कल्चरल राइट्स वाले चैप्टर में। और द राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ राइट एंड स्टेटस इज वन ऑफ द बेसिक राइट ऑफ द सिटीजनशिप। अब ये इक्वालिटी ऑफ राइट जो है वो बेसिक राइट माना जाता है किसका, सिटीजनशिप का। Each of right now enjoyed by citizens has been won after struggle. ये जितने भी राइट है ना जो हम एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रगल के बाद मिले। ठीक है, पहले क्या होती थी, मोनार्की होती थी हमारे यहाँ पर, तो पहले जो फॉरेनर्स हैं उनका यहाँ पर रूल था, एंड सम ऑफ द अर्लियर स्ट्रगल वर फॉट बाय पीपल टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड राइट अगेंस्ट पावरफुल मोनार्कीज। अब पहले के टाइम में कुछ लोगों ने मोनार्कीज के अगेंस्ट स्ट्रगल भी किया था इंडिपेंडेंस और राइट्स के लिए, और काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ऐसे स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस किया है, उनमें से कुछ वायलेंट भी रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हम करते हैं 1789 में। ठीक है, जिसके बारे में आपने 9th-10th क्लासेस में पढ़ा होगा। एंड इन द कॉलोनीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका के बारे में अगर हम देखें तो जो डिमांड्स है इक्वल सिटीजनशिप की, तो वहाँ पर भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल हुआ था, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुआ था कॉलोनियल रूलर से। एंड साउथ अफ्रीका में हम बात करें, साउथ अफ्रीका के बारे में तो लगभग सारे ही जानते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है काफ़ी सारे चैप्टर्स में। एंड द ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन हैड टू अंडरटेक, तो जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल किया था जो वाइट माइनॉरिटी थी उनके अगेंस्ट, क्योंकि जो वाइट माइनॉरिटी में तो थी लेकिन इनका ज़्यादा रूल था, इनके पास ज़्यादा राइट्स थे एज कम्पेयर टू ब्लैक पीपल। एंड दिस कॉन्टिन्यूड अंटिल दी अर्ली 1990s, ये 1990s तक चलता रहा। जो स्ट्रगल है फुल मेंबरशिप और इक्वल राइट्स के लिए जो स्ट्रगल्स चलते रहते हैं वो अभी भी वर्ल्ड के काफ़ी सारे पार्ट्स में होते रहते हैं स्ट्रगल्स। और आपने पढ़ा होगा वुमेन मूवमेंट के बारे में और दलित मूवमेंट के बारे में हमारी कंट्री में। ठीक है, एंड देयर पर्पस इज़ टू चेंज पब्लिक ओपिनियन। इनका जो पर्पस था, मूवमेंट्स का पर्पस क्या होता है कि पब्लिक का ओपिनियन चेंज करना बाय ड्राइंग अटेंशन टू देयर नीड्स। जो उनकी नीड्स हैं उनकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करके पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करना और गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करना
कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना सके ताकि सबको इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। However, citizenship is about more than the relationship between states and their members. तो सिटीजनशिप स्टेट और मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे बढ़कर है, और इसका मतलब ये भी है कि सिटीजन सिटीजन रिलेशन एंड इन्वॉल्व्स सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन टू ईच अदर एंड टू दी सोसाइटी। ये सिटीजन और सिटीजन के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनके उसको दर्शाती है, और साथ ही साथ जो ऑब्लिगेशंस होते हैं सिटीजन्स के उनको रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस वुड इंक्लूड नॉट जस्ट ए लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं जो स्टेट्स लगाती हैं, बल्कि कुछ मोरल ऑब्लिगेशन भी आते हैं, ठीक है। एंड टू कंट्रीब्यूट टू मॉरल ऑब्लिगेशन जैसे पार्टिसिपेट करना, कंट्रीब्यूट करना, shared life of the community. Citizens are also considered to be inheritors and trustees of the cultural and natural resources of the country. जो citizens होते हैं उनको inheritors माना जाता है, trustees माना जाता है culture का और natural resources का। A good way to understand a political concept is to look for instances where its accepted meaning is being questioned by groups who feel that it doesn't take account of their needs and aspirations. अब ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समझा जा सकता है? जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की जो एक्सेप्टेड जो मीनिंग है, जब लोग उस पर क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है, यानी कि मेन यहाँ पर बात क्या कही गई है कि जब क्वेश्चनिंग होगी तभी हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, सो हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। फुल और इक्वल मेंबरशिप का जो नाम है वो 2-3 बार हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक बस बनी हुई है और इस पर कुछ जो लोग हैं वो चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या समझाना चाहते हैं? देखो, अगर आपने ट्रैवल किया है कभी भी बस में या फिर रेलवे कंपार्टमेंट में, ऑब्वियसली किया होगा, तो आपको पता होगा कि जैसे कि जिससे आप लड़ रहे थे एंटर करने के लिए, जब भी बस आती है मान लो तो बहुत क्राउडेड होती है, ठीक है। तो आप जब उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबको ये रहता है कि हम जल्दी चढ़ जाएं, राइट। तो फिर चढ़ने के बाद जो अंदर है वो अपने आप को इनसाइडर्स मान लेते हैं, लेकिन जो बाहर हैं उनको आउटसाइडर्स मान लेते हैं, और लोग क्या चाहते हैं कि बाहर वाले बाहर ही रहे, अंदर ना आए, राइट। तो अ डिवीजन सून डेवलप्स बिटवीन इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर। इस तरीके से इनसाइडर और आउटसाइडर में एक डिवीजन सा डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्कूल की बात कर लीजिए। आप जिस स्कूल में हैं और दूसरा बच्चा किसी दूसरे स्कूल में है, ठीक है, तो दो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। अब वो लोग क्या समझते हैं कि हम तो ये तो हमारा स्कूल है, मतलब वो अपने आप को इनसाइडर्स मान लेते हैं, और जो दूसरे स्कूल का है उसको आउटसाइडर्स मान लेते हैं। सिमिलर प्रोसेस टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सिटीज़। सिटीज़ में भी ऐसा ही होता है, रीजन्स में भी ऐसा ही होता है, और इवन नेशन में भी ऐसा ही होता है। अगर जो जॉब्स, फैसिलिटीज़ और मेडिकल केयर और एजुकेशन जो हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड, वाटर, अगर ये लिमिटेड हैं तो इनके डिमांड्स जो हैं वो आउटसाइडर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी लोग हैं, ये अगर ये लिमिटेड हैं तो जो इनसाइडर्स हैं जो उस रीजन में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आउटसाइडर को ये फैसिलिटीज देने के लिए मना करेंगे। एंड यू मे रिमेंबर दिस स्लोगन, जैसे कि हमने पढ़ा कि मुंबई फॉर मुंबई कर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्लोगन है जो कि ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। और भी सिमिलर स्ट्रगल्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में होते रहते हैं। अब इससे क्वेश्चन आता है कि फुल और इक्वल मेंबरशिप का एक्चुअल में मतलब क्या है? अब हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, आ गया समझ, लेकिन फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि सिटीजन्स को इक्वल राइट्स एंजॉय करने हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, कहीं भी स्टडी करते हों या फिर कहीं भी काम करते हों? क्या इसका मतलब ये है? क्या इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन्स हैं, रिच है, जो पुअर है, उनको जो भी बेसिक राइट और फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए?
सबको इक्वल मिले। तो इस सेक्शन में हम सिटीजनशिप का मतलब समझेंगे इन 2 क्वेश्चंस को ध्यान में रख के। वन ऑफ द राइट्स ग्रांटेड टू सिटीजन्स इन आवर कंट्री। एक राइट क्या होता है कि जो सिटीजन्स को दिया जाता है हमारी कंट्री में और दूसरे लोगों को भी दिया जाता है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, राइट सबको दिया जाता है, बेसिक राइट हम कह सकते हैं। एंड दिस राइट इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स के लिए भी इतना ही ये इम्पॉर्टेंट है। Labor tends to migrate in search of jobs when opportunities are not available near homes. अब जो लोग लेबर करते हैं तो वो माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि अपने घर से अगर उनके घर के आसपास उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है तो उन्हें किसी और जगह पर जाकर काम करना पड़ता है। और कुछ लोग जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं जॉब्स की सर्च में। मार्केट्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हैव डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब मार्केट्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लोगों के लिए, दोनों टाइप के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, और फॉर इंस्टेंस एग्जांपल जैसे कि आईटी वर्कर्स जो हैं अब वो टाउन्स में जा सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर। अब जो नर्सेज हैं केरला से, वो पूरी कंट्री में कहीं भी मिल सकती है। एंड द बूमिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री इन टाउन अट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है टाउन्स में वो वर्कर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पर आकर वो काम करें। So do infrastructure projects like road making. You may have come across workers from different regions near your home और स्कूल। तो आपने देखा होगा ऐसे वर्कर्स को जो अलग अलग रीजन से आते हैं, ठीक है, और दूसरे जगह पर जाते हैं और वहाँ पर जो है काम जॉब वगैरह ढूंढते हैं। However, often resistance builds up among the local people against so many jobs going to people from outside the area. अब जो लोकल पीपल होते हैं, ठीक है, तो वो जॉब्स ढूंढते हैं और जो लोग होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं तो वो उनको आउटसाइडर समझते हैं और उनको जॉब लेने से एक तरह से कह सकते हैं रोकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस सम टाइम एट लोअर वेजेस अ डिमांड में डेवलप टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन जॉब्स टू दोज हु बिलोंग टू द स्टेट और दोज हु नो द लोकल लैंग्वेज। तो लोगों के द्वारा डिमांड रखी जाती है, ठीक है, जो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो क्या चाहेंगे कि जो आउटसाइडर्स हैं वो स्टेट में आकर काम ना करें। पॉलिटिकल पार्टीज में टेक अप द इशू। रेजिस्टेंस कुड इवन टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट आउटसाइडर्स। अब जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि लोग रोकते हैं आउटसाइडर्स को, तो इस तरीके से वायलेंस भी क्रिएट हो सकता है। एंड ऑलमोस्ट हर एक रीजन जो होता है इंडिया का, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स एक्सपीरियंस की है। आर सच मूवमेंट्स एवर जस्टिफाइड? क्या ये मूवमेंट्स जस्टिफाइड है? वी ऑल बिकम इंडिग्नेंट। अगर जो इंडियन वर्कर्स हैं दूसरी कंट्रीज में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है लोकल पॉपुलेशन के द्वारा, तो हमें से कुछ को लगेगा कि जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनके पास ये राइट है, अधिकार है वर्क काम ढूंढने के लिए माइग्रेट होना। ठीक है, यानी कि जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स है वो तो माइग्रेट हो सकते हैं और स्टेट्स जो है उनकी एबिलिटी से प्राउड भी फील करती हैं और ऐसे वर्कर्स को वो जॉब्स भी दे देती है। लेकिन अगर जॉब्स जो है वो कम है किसी रीजन में, तो जो लोकल रेजिडेंट्स जो लोकल पीपल जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए तो एक कंपटीशन की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी आउटसाइडर के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर एक एरिया है, अब इस एरिया में लिमिटेड जॉब्स हैं और कुछ बाहर के लोग आकर यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो लोकल पीपल यहाँ के रहने वाले जो लोग होंगे उनको क्या लगेगा, उनके अंदर कंपटीशन की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो जाएगी आउटसाइडर के अगेंस्ट। अब ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो राइट टू लिव और वर्क को भी इंक्लूड करता है। Another factor that we need to consider is that there may sometimes be a difference between our response to poor migrants and to skilled migrants. कभी कभी हम खुद ही डिफरेंस बना लेते हैं। पुअर माइग्रेंट जो पुअर पीपल होते हैं और जो स्किल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, पुअर पीपल ज़्यादातर क्या करते हैं, लेबर ही करते हैं, और जो स्किल्ड पीपल होते हैं
वो अलग अलग टाइप की जॉब्स कर सकते हैं, तो इनके बीच में भी कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। एंड वी मे नॉट ऑलवेज बी एज वेलकमिंग टू पुअर माइग्रेंट्स। जो पुअर माइग्रेंट्स होते हैं तो उनको हम ऐसे वेलकम नहीं करते जैसे हम स्किल्ड माइग्रेंट्स को करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर स्किल्ड पीपल हैं, अगर वो किसी एरिया में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे उस एरिया के लिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उस एरिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पुअर माइग्रेंट्स सिर्फ लेबर कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर पुअर और अनस्किल्ड वर्कर्स शुड हैव द सेम राइट टू लिव एंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री एज डू स्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ से भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या स्किल्ड जो वर्कर्स हैं और जो पुअर वर्कर्स है, तो पुअर वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स के पास, दोनों के पास सेम राइट होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर बीइंग डिबेटेड इन आवर कंट्री। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमारी कंट्री में डिबेट किए जाते हैं जिनके ऊपर, ठीक है, रिगार्डिंग फुल और इक्वल मेंबरशिप फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हाउएवर डिस्प्यूट्स जो हैं वो कभी कभी अराइज हो सकते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे किया जाए? जो राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके थ्रू राइट प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इसका हमारे पास अधिकार है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। और जो प्रोटेस्ट है वो किसी की लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करता है, ठीक है। Citizens are free to try and influence public opinion and government policy by forming groups. Citizens जो हैं वो free हैं ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है, holding demonstrations, using the media, appealing to political parties or by approaching the courts. The courts may give a decision. कोर्ट्स जो है वो डिसीजन दे सकती हैं इस मैटर पर, और वो गवर्नमेंट को भी कह सकती है कि इस इशू के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढे। ये एक स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसकी जो डिग्री ऑफ सक्सेस है वो कभी कभी पॉसिबल होती है, यानी कि ये इस मोमेंट्स की वजह से ये जो डिमांड होती है वो कभी कभी सक्सेसफुल हो जाती है। अगर जो गाइडिंग प्रिंसिपल है फुल और इक्वल मेंबरशिप प्रोवाइड करने का, अगर उसको माइंड में रखा जाए तो ये पॉसिबल है कि जो भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का वो लाया जा सके सोसाइटी में। एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जा सकता है नेगोशिएशन से, डिस्कशन करके ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। अब हमारा एक यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में बॉक्स में हमें दे रखा है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग 1950s witnessed emergence of civil rights movements against inequalities that existed between the black and the white population in many of the southern states of USA. 1950 में क्या हुआ था, सिविल राइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। जो भी इनइक्वालिटीज़ हो रही थी उनके अगेंस्ट, जो ब्लैक और वाइट जो पॉपुलेशन है उसके बीच में जो डिफरेंसेस चल रहे थे, ठीक है, सदर्न स्टेट्स में, तो उसकी वजह से जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्टार्ट की गई थी। अब ये जो सिविल राइट मूवमेंट है इसका स्टार्ट होने का भी एक रीज़न है, इसके पीछे एक स्टोरी है। जो रोज़ा पार्क्स थी तो वो अपना काम करके और जो ट्रेन थी वहाँ पर उसमें पहले जो सीट थी उस पर बैठी थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ये था कि जो आगे की सीट्स हैं वहाँ पर वाइट्स बैठेंगे और जो पीछे की सीट्स हैं वहाँ पर ब्लैक्स बैठेंगे। तो एक माइकल नाम के एक पर्सन थे, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला था कि जो वाइट है उनको आगे बैठना है, तो रोज़ा पार्क्स वहाँ से खड़ी हो जाए। तो यहीं से जो सिविल राइट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी। ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो इन स्टेट्स में मेंटेन की जाती हैं बाय अ सेट ऑफ लॉज, ठीक है। तो ऐसी जो भी इनइक्वालिटीज़ थी उसको एक नाम दिया गया सेग्रीगेशन लॉज, ठीक है, थ्रू विच द ब्लैक पीपल वर डिनाइड। अब इस सेग्रीगेशन लॉ क्या कहता है कि जो ब्लैक पीपल है उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। ये जो लॉज क्रिएट किए गए थे अलग अलग एरियाज़ में, ये कलर्ड और वाइट पीपल के लिए थे,
ठीक है। जैसे कि रेलवेज में अब मैंने बताया कि आगे जो है वो वाइट बैठेंगे, पीछे ब्लैक्स बैठेंगे। बसेस में भी ऐसे ही था, थिएटर्स में भी, हाउसिंग में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, सब जगह ऐसा ही था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब ये आते हैं। ठीक है। तो ही वॉज अ ब्लैक लीडर ऑफ द मूवमेंट, तो ब्लैक लीडर थे और इन्होंने ये जो लॉज थे इसके अगेंस्ट फाइट की। किंग गेव मैनी आर्ग्यूमेंट्स, इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए इन सेग्रीगेशन लॉज के अगेंस्ट। पहला ये था कि इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड डिग्निटी every human person in the world is equal regardless of one's race or color, कि इस पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन की अपनी रिस्पेक्ट है, हर एक पर्सन की अपनी वैल्यू है। वो भी ह्यूमन है, हम सब ह्यूमन हैं। तो एज अ ह्यूमन हमें रेस या फिर कलर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सेकेंड ये था कि किंग आर्ग्यूड दैट सेग्रीगेशन इज लाइक सोशल लेप्रोसी on the body politic because it inflicts deep psychological wounds on the people who suffer as a result of such laws। सोशल लिप्रोसी टाइप की हम कह सकते हैं बीमारी होती है। तो अब ये किंग कहते हैं कि ये जो सेग्रीगेशन पॉलिसीज जो हैं, सेग्रीगेशन जो लॉज है वो एक तरीके की सोशल लिप्रोसी है। ठीक है। जिसने बहुत साइकोलॉजिकल वाउंड्स क्रिएट की है। ठीक है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल चोट जो है लोगों के ऊपर पहुंचाई है। मार्टिन लूथर ने आर्ग्यू किया कि जो प्रैक्टिस है सेग्रीगेशन की, इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिमिनिश कर दिया है वाइट कम्युनिटी के लिए भी। एंड उन्होंने ये इलस्ट्रेट किया इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू। The white community, instead of allowing the black people to enter some community parks as directed by the court, decided to close them। अब जो वाइट पीपल है वो चाहते हैं कि ब्लैक जो है वो उस पार्क में ना जाए जहाँ पर वाइट पीपल जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी जा रहे हैं तो वाइट पीपल क्या कर रहे हैं, उस पार्क को ही बंद कर रहे हैं। ये नहीं कि ब्लैक पीपल को अलो कर रहे हैं, उनको सीधा क्या कर रहे हैं, पार्क को ही क्लोज कर दिया जा रहा है। सिमिलरली कुछ बेसबॉल टीम्स जो हैं उनको भी डिसबैंड कर दिया गया, उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि जो अथॉरिटी थी उन्होंने ब्लैक प्लेयर्स जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा ये था कि सेग्रीगेशन लॉज ने आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी लोगों के बीच में। ठीक है। और उनको प्रिवेंट किया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने से फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द कंट्री। और इन रीज़न की वजह से मार्टिन लूथर किंग ने आर्ग्यू किया कि ये जो लॉज हैं इनको एबोलिश कर दिया किया जाना चाहिए। एंड ही गेव अ कॉल फॉर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इन्होंने पीसफुल और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया। ठीक है। कि ऐसी मूवमेंट्स की जा सके जो सेग्रीगेशन लॉज के अगेंस्ट हो, बट वो पीसफुल हो और नॉन वायलेंट हो। उन्होंने कहा अपने स्पीचेस में, वी मस्ट नॉट अलो आर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमें अपने प्रोटेस्ट को वायलेंस में क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फुल राइट्स। इक्वल राइट्स का साधारण शब्दों में मतलब समझे तो यानी कि सबको इक्वल राइट्स मिले, यानी कि बराबर अधिकार। ठीक है। तो इस सेक्शन में हम क्या समझेंगे, एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा एस्पेक्ट समझेंगे हम सिटीजनशिप का, दैट इज द इशू ऑफ वेदर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। हम किस इशू को देखेंगे कि जो फुल और इक्वल मेंबरशिप है, ठीक है, सिटीजन्स के लिए, क्या ये सभी के लिए लागू होते हैं, सिटीजन्स के लिए, रिच और पुअर के लिए, क्या सबको ये बेसिक राइट्स देने चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग देना चाहिए। इसको डिस्कस करने के लिए हम वी विल लुक एट वन सेट ऑफ पीपल, दैट इज द अर्बन पुअर। ठीक है। यहाँ पर हम अर्बन पुअर की बात करेंगे। डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर इन टाउन्स इज वन ऑफ द अर्जेंट प्रॉब्लम फेसिंग द गवर्नमेंट टुडे। आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जो फेस कर रही है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ पुअर। जो पुअर पीपल है टाउन्स में उनकी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब यहाँ पर बहुत हम कह सकते हो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है स्लम ड्वेलर्स की। ठीक है। स्लम ड्वेलर्स जो पुअर पीपल होते हैं, स्क्वेटर्स जो होते हैं, हर सिटी में होते हैं इंडिया की। मतलब ऐसी कोई भी सिटी नहीं होगी जहाँ पर स्लम ड्वेलर्स ना रहते हों।
ठीक है। स्लम डवेलर्स का मतलब आप सब जानते होंगे, जैसे कि जो झोपड़ी वगैरह में जो लोग रहते हैं, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं होता। ऑल्दो दे मे डू नेसेसरी एंड यूजफुल वर्क, ठीक है, वो काम तो करते हैं और काम भी ऐसा करते हैं जो यूजफुल है, ठीक है, यानी कि और कोई काम नहीं कर सकता है, बट करते क्या है, लो वेजेस पर करते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑफन व्यूड एज अनवेलकम विजिटर्स, अगर कोई भी आ जाए ना, अगर कोई स्लम डवेलर्स आ जाए तो उसको एज एन अनवेलकम विजिटर समझा जाता है, यानी कि लोग उसको वेलकम नहीं करते, ठीक है। बाय द रेस्ट ऑफ टाउन पीपल पॉपुलेशन, they may be blamed for straining the resources of the city or for spreading crime and disease। अब उनको ब्लेम किया जाता है कि वो रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्राइम को और डिजीजेस को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आपके आगे एक रिच पीपल है और एक पुअर पीपल है, पुअर पीपल यानी कि मान लो एक स्लम डवेलर है, ठीक है, तो अगर कहीं पर चोरी हुई है तो उसका इल्ज़ाम सबसे पहले आप किस पर लगाएंगे, स्लम डवेलर पर लगाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि क्राइम वगैरह और डिजीज़ भी इन्हीं से फैलते हैं। द कंडीशंस इन स्लम्स आर ऑफन शॉकिंग, और जो कंडीशंस होती है स्लम एरियाज़ में वो काफ़ी शॉकिंग होती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं, कोई प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं होते, ठीक है, ना ही उनको पानी मिलता है, ना ही सैनिटेशन मिलता है। लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो दोनों ही इनसिक्योर होती है स्लम एरियाज़ में, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके पास कोई घर भी नहीं होता है और उनकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती है। However, slum dwellers make a significant contribution to the economy through their labor। वो कंट्रीब्यूशन तो करते हैं इकोनॉमी में अपनी लेबर करके, ठीक है, वो हॉकर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स हो सकते हैं, स्क्वेंजर्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स। देखो कितने सारे प्रोफेशंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, प्लम्बर, मैकेनिक या फिर कोई और प्रोफेशन, छोटे छोटे बिजनेस हो सकते हैं, वीविंग, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, टेलरिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है स्लम्स में। एंड द सिटी प्रोबेबली स्पेंड्स रिलेटिवली लिटल, और जो स्लम डवेलर्स हैं उनके लिए जो सिटी है वो थोड़ा ही स्पेंड करती है, मतलब ज़्यादा खर्चा उनके ऊपर नहीं किया जाता है, ठीक है, जैसे कि उनको ज़्यादा अच्छे से सैनिटेशन और वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ द अर्बन पुअर इज ग्रोइंग अमंग द गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट्स के अमंग क्या हो रही है, गवर्नमेंट्स अवेयर हो रही है किस बात को लेकर, अर्बन पुअर को लेकर, कि ये जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन है ये काफ़ी ग्रो हो रही है। तो एनजीओज एंड अदर एजेंसीज जो हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है, स्लम डवेलर्स के लिए। एंड अ नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वाज फ्रेम्ड इन जनवरी 2004। एक नेशनल पॉलिसी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स पर, ठीक है, जो मतलब गलियों में जो सामान बेचते हैं, तो उन पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है। वो बनाई गई थी कब, जनवरी 2004 में। और यहाँ पर बहुत सारे लैक्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, और वो हैरेसमेंट फेस करते हैं, यानी कि उनको डिप्राइव किया जाता है, कुछ हम कह सकते हैं जो रिच पीपल होते हैं उनके द्वारा, एंड फ्रॉम द पुलिस एंड टाउन अथॉरिटीज़ इनके द्वारा, ठीक है। द पॉलिसी वॉज इंटेंटेड टू प्रोवाइड रिकग्निशन एंड रेगुलेशन फॉर वेंडर्स टू इनेबल देम टू कैरी ऑन देयर प्रोफेशन विदाउट हैरेसमेंट सो लॉन्ग एज सो दे ओबेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब जो पॉलिसी है तो वो बनाई जाती है ताकि जो वेंडर्स हैं उनको रिकग्निशन मिल सके, रेगुलेशन मिल सके, ठीक है, और वो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके बिना किसी हैरेसमेंट के। ओके, अब जो पुलिस और टाउन अथॉरिटीज़ होती है वो भी इतना इन पर ध्यान नहीं देती है पुअर लोगों पर, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं, हमने पहले भी काफ़ी बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि जो पुअर पीपल होते हैं उनका सपोर्ट काफ़ी कम होता है, ठीक है, अगर उनको कोर्ट वगैरह में भी जाना होता है तो उनके पास इतना सपोर्ट नहीं होता कि वो खुद से केस लड़ पाएँ, ठीक है। स्लम डवेलर्स ऑल्सो आर बिकमिंग अवेयर, ठीक है, स्लम डवेलर्स को भी अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, वो भी अवेयर हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी स्लम डवेलर्स को पता चल रहा है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो स्लम डवेलर्स की जो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्लम डवेलर्स हैं जिनको राइट्स का मतलब ही नहीं पता होता, एंड आर बिगनिंग टू ऑर्गेनाइज टू डिमांड देम।
और कुछ लोग जिनको पता है वो इनको डिमांड कर रहे हैं। दे हैव समटाइम्स इवन अप्रोच्ड द कोर्ट्स। अब वो कभी कभी कोर्ट्स में भी अप्रोच कर पाते हैं। इवन अ बेसिक पॉलिटिकल राइट लाइक द राइट टू वोट मे बी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सरसाइज। अब आप बहुत कम ऐसे होंगे जो स्लम ड्वेलर्स जो कि वोट जो है अपने राइट टू वोट के लिए लड़ते हैं या फिर वोट देकर आते हैं। ऐसे बहुत कम पॉपुलेशन आपको मिलेगी, ठीक है। एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्सरसाइज। ऐसा करना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। लिस्ट में जो लिस्ट होती है ना, वोटर्स लिस्ट, उसमें इन्वॉल्व होना भी इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? रीज़न ये है कि इनको एक फ़िक्स्ड एड्रेस चाहिए, बट इनका तो फ़िक्स्ड एड्रेस होता ही नहीं है। ये तो जहाँ पर जाते हैं काम करने वहीं पर अपनी जो भी झोपड़ी है उसको डालकर वहीं पर रहने लग जाते हैं। Among other groups of people who are becoming marginalized in our society are tribal people। और दूसरे अगर हम ग्रुप की बात करें जो मार्जिनलाइज सेक्शन में आता है, ठीक है, जो पुअर पीपल है, और कौन से, वो ट्राइबल हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर वे ऑफ लाइफ। अब ये जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, खाने के लिए भी फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं। अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पर भी थ्रेट उनको फेस करना पड़ता है टू द वे ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लैंड तो चाहिए होगी रहने के लिए, ठीक है, और रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। तो जैसे जो लैंड चाहिए होगी तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, तो जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं और वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज डिमांड है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एंड प्रेशर फ्रॉम कॉमर्शियल interest wanting to mine the resources which may exist in forest or coast poses another threat to the way of life and livelihood of forest dwellers and tribal people as does the tourist industry। अब जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैंने बताया आपको लैंड वगैरह चाहिए होती है, तो वहाँ पर जो उनके लिए प्रेशर बन जाता है, उनको वो एरियाज खाली करने पड़ते हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके लिए थ्रेट माना जाता है। गवर्नमेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट दिस पीपल। अब गवर्नमेंट भी स्ट्रगल कर रही है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, उनकी हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए विद द सेम टाइम एंडेंजरिंग डेवलपमेंट। उसी साथ साथ उनको क्या करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस की जाए, ये काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जो सिटीजन्स को इफ़ेक्ट करता है, सिटीजन्स को भी इफेक्ट करता है और ट्राइबल पीपल को तो करता ही करता है। To try and ensure equal right and opportunities for all the citizens cannot be a simple matter for any government। अब इक्वल राइट देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना, ये इतना भी सिंपल मैटर नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक ग्रुप के जो राइट हैं वो दूसरे ग्रुप के राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग तो ये भी था कि एक तरफ डेवलपमेंट हो रही करनी है और दूसरी तरफ क्या है, ट्राइबल पीपल उस एरिया में रह रहे हैं, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। उसी तरीके से एक ग्रुप के जो राइट हैं वो दूसरे ग्रुप के राइट से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। Equal right for citizen need not mean that uniform policies have to be applied to all people since different group of people may have different needs। Equal right citizens के लिए equal right का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज अप्लाई करनी पड़ेगी सभी लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप जो हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं। अगर जो पर्पज़ है वो सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने का होता तो ये सब लोगों के लिए अप्लाई होता, लेकिन लोगों को इक्वल बनाने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स और अलग अलग क्लेम्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, पॉलिसीज़ को बनाते वक्त। एंड व्हाट शुड बिकम क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन इज़ दैट हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, अब इससे क्लियर क्या होता है
कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आता है, द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिमांड न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मीनिंग एंड राइट ऑफ सिटीजनशिप। जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, वो नई इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो डिमांड कर रही है राइट्स, जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनके मतलब का। द फॉर्मल लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप ओनली फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट। जो फॉर्मल लॉज हैं, ठीक है, जो कानून हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको। और जो लॉज की इंटरप्रिटेशन है, जो कानून को रीइंटरप्रेट करने का जो काम है, वो अभी भी चल रहा है। वाइल आंसर्स टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनके आंसर्स जो हैं वो निकल तो सकते हैं, सॉल्यूशंस तो आ सकते हैं, बट इतना भी इजी नहीं है उन सॉल्यूशंस को ढूंढना। और जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, उसका मतलब है इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। यही एक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। अब हमारे यहाँ पर बॉक्सेस भी आए हैं। एक बॉक्स यहाँ पर है सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। सिटीजनशिप एक सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इक्वालिटी और राइट्स के आइडियाज़ जो हैं उससे रिलेटेड है। एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मुलेशन जो है इस रिलेशनशिप का, वो एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड किया था, टी.एच. मार्शल। इन उनकी जो बुक थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, तो उन्होंने डिफाइन किया सिटीजनशिप को अ स्टेटस बिस्टोर्ड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। यानी कि सिटीजनशिप एक स्टेटस है उन लोगों के लिए, मतलब जो भी लोग हैं जिनको फुल मेंबरशिप मिली हुई है, तो उनके लिए एक स्टेटस है। ऑल हु पोजेस स्टेटस आर इक्वल। अब जिनको भी ये स्टेटस मिला हुआ है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का, तो उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। राइट्स भी इक्वल होने चाहिए, ड्यूटीज़ भी उनको सेम मिलनी चाहिए। और जो की कॉन्सेप्ट है मार्शल के आइडिया का सिटीजनशिप के, वो है इक्वालिटी। इसका मतलब ये दो चीज़ें बताता है। पहला ये कि क्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज़ इम्प्रूव, ठीक है। जो राइट्स की क्वालिटी है, जो भी गिवन राइट्स है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और सेकंड, जो क्वांटिटी है लोगों की, वो भी ग्रो होनी चाहिए। मार्शल सी सिटीजनशिप एज इन्वॉल्विंग 3 काइंड ऑफ राइट्स। मार्शल ने सिटीजनशिप को 3 तरीके के राइट से समझाया है, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी राइट्स की बात आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट हो रही है चैप्टर। पॉलिटिकल राइट इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो जो भी गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करे। सोशल राइट, इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एंड सोशल राइट गिव द इंडिविजुअल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल राइट क्या है, इंडिविजुअल को एक्सेस देते हैं एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। अब ये टुगेदर दे मेक इट पॉसिबल टू द सिटीजन टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। अगर सिटीजन्स को डिग्निटी, रिस्पेक्ट की लाइफ जीनी है, तो ये तीनों राइट्स उनके पास होने चाहिए। मार्शल सा सोशल क्लास एज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिटीजनशिप एंश्योर इक्वालिटी बाय countering the divisive effects of class hierarchy. It thus facilitates the creation of a better integrated and harmonious community, ठीक है। तो मार्शल ने सोशल क्लास को सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की तरह देखा है, ठीक है। तो इक्वल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। और टॉपिक है सिटीजन एंड नेशन। सिटीजन एंड नेशन, पहले तो नाम से चलते हैं। नेशन, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि नेशन बनता कैसे है। आप क्या कहोगे कि जैसे इंडिया है तो इंडिया एक नेशन है, क्यों कह रहे हो आप इंडिया एक नेशन है, क्यों है? देखिए हम इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि देखो इंडिया की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है। इंडिया का एक अलग से फ्लैग है, इंडिया का अलग से सिंबल है, भारत माता जो है इंडिया को सिंबलाइज करती है, ठीक है। उस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इंडिया एक नेशन है। उसी तरीके से अलग अलग जो कंट्रीज़ होती है वो अपने आप को नेशन कहती हैं। अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं
वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है कुछ सिंबल्स के थ्रू, उनका कुछ नेशनल फ्लैग होता है उसके थ्रू, ठीक है, जो कि लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न पीरियड में इवॉल्व हुआ है। और देखो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। फ्रांस में हम सब ने पढ़ा है 1789 में हमने फ्रांस रिवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए। तो रिवोल्यूशनरीज इन फ्रांस इन 1789, फ्रांस एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि फ्रांस में क्या था, आइडियाज़ थे, ठीक है, जैसे ला पैट्री, ले सिटॉयन, ये सब आपने पढ़ा होगा। अलग अलग वहाँ पर आइडेंटिटीज़ जो है बननी शुरू हो गई थी, यानी कि नेशन को रिप्रेजेंट करने की आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई थी, ठीक है, ताकि एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जो है वो लोगों में आ सके। नेशन स्टेट क्लेम करती है दैट देयर बाउंड्रीज डिफाइन नॉट जस्ट अ टेरिटरी, ठीक है। नेशन स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो एक मतलब जिसकी बाउंड्रीज जो है वो सिर्फ ये नहीं दर्शाती कि वो एक टेरिटरी है, बल्कि एक यूनिक कल्चर वहाँ का होता है, एक अलग से उनकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। हर एक नेशन के पीछे एक अलग से हिस्ट्री होती है। एंड द नेशनल आइडेंटिटी में बी एक्सप्रेस, जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्लैग के थ्रू या फिर नेशनल एंथम के थ्रू, नेशनल लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। और भी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके थ्रू हम नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो कुछ मॉडर्न स्टेट्स हैं इंक्लूड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जैसे हम इंडिया का ये एग्जाम्पल लेकर देखें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, इंडिया में डाइवर्सिटी है। उसी तरीके से बाकी जो देश हैं वो पूरे तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर एक ही रिलीजन को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर अलग, या फिर एक ही लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते होंगे, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते होंगे, अलग अलग उनकी कल्चरल ट्रेडिशंस होंगे, ठीक है। लेकिन जो नेशनल आइडेंटिटी है ना ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज सपोज टू प्रोवाइड सिटीजन विद द पॉलिटिकल आइडेंटिटी। एक डेमोक्रेटिक स्टेट की एक नेशनल आइडेंटिटी होती है जो कि सब लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो कि सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम हैं तो हमारा इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने फ्लैग को मानते हैं और वो हम हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब ये नहीं है कि इंडिया में किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी एक लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Democratic states usually try to define their identity so that it is as inclusive as possible. जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो आइडेंटिटी, जो खुद की आइडेंटिटी होती है उसको डिफाइन करने की कोशिश करती है, ठीक है, ताकि वो इंक्लूसिव हो सके, ठीक है, यानी कि सारे जो लोग हैं उसमें इंक्लूड हो सके, हर टाइप के लोग जो हैं उसमें इंक्लूड हो सके, वेदर वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं या फिर दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ जो अलो करते हैं सिटीजन्स को अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए एज पार्ट ऑफ द नेशन। बट इन प्रैक्टिस मोस्ट कंट्रीज टेंड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी in a way which makes it easier for some citizens to identify with the state than others. जो states होती है यानी कि जो countries होती है वो अपनी identity को इस तरीके से define करती है कि लोगों के लिए easy हो जाए समझना, ठीक है, and it may also make it easier for the state to extend citizenship to some people and not others. अब states में ये भी होता है कि कुछ लोगों को citizenship वो provide कर देते हैं और कुछ लोगों को citizenship provide नहीं करती हैं, ठीक है। दिस would be as true of the United States which prides itself on being a country of immigrants as any other country. अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्लेम करती है कि वो कंट्री है इमिग्रेंट्स की। फ्रांस में क्या है, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप को क्लेम करती है कि वो सेक्युलर भी है और इंक्लूसिव भी है। सेक्युलर का मतलब सबको पता है कि जिसमें सारे जो रिलीजन्स के लोग हैं वो रहते हों, मतलब किसी एक रिलीजन को फॉलो ना करते हों, ठीक है, यानी कि सारे रिलीजन के लोग रहते हो, कोई एक नेशनल रिलीजन ना हो वहाँ पर, उसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। इंक्लूसिव यानी कि जो सभी लोगों को इंक्लूड करता हो। तो फ्रांस अपने आप को क्लेम करता है कि वो सेक्युलर भी है, इंक्लूसिव भी है।
ये सिर्फ यूरोपियन ओरिजिन के लोगों को इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि सिटीजन्स जो दूसरे एरियाज से आए हैं जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, उनको भी एक्सेप्ट करता है। जो कल्चर और लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है नेशनल आइडेंटिटी की, और सभी सिटीजन्स जो हैं वो एसिमिलेट होते हैं इनटू इन द पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स। दे मे हाउएवर रिटेन देयर पर्सनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन देयर प्राइवेट लाइव्स। तो जो पब्लिक लाइव्स होते हैं और जो प्राइवेट लाइव्स होते हैं उनको हमें अलग रखना होगा, ठीक है। जैसे कि पब्लिक लाइव्स, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं तो वो जो होते हैं अपने जो भी उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस होते हैं उनको पब्लिक जो पब्लिक है उसमें वो नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं तो पब्लिकली उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, प्राइवेटली वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। दिस मे सीम लाइक अ रीजनेबल पॉलिसी। ये पॉलिसी ये रीजनेबल तो लगती है ये पॉलिसी, लेकिन हमेशा ये इतनी सिंपल नहीं होती ये डिफाइन करना कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। एंड दिस हैज़ गिवन राइज टू सम कंट्रोवर्सीज, और इससे कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं। रिलीजियस belief is supposed to belong to the private sphere of citizens, but sometimes religious symbol and practices may enter into their public lives. जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको प्राइवेट लाइफ में जो है सिटीजन्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी जो सिंबल्स और प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो कभी कभी पब्लिक लाइव्स में भी एंटर कर जाते हैं। तो आपने सुना होगा द डिमांड फॉर 6 स्कूल ऑफ बॉयज़ इन फ्रांस टू वियर टर्बन टू स्कूल। तो जो 6 स्कूल था फ्रांस में, तो वहाँ पर एक डिमांड रखी गई थी कि वो टर्बन जो है उसे पहने, ठीक है। एंड मुस्लिम गर्ल्स टू वियर दी हेड स्कार्फ विद देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स। और यहाँ पर ये भी डिमांड रखी गई थी कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कार्फ पहनती हैं, एंड दिस वाज डिसअलाउड। लेकिन ऐसी कोई परमिशन उनको नहीं मिली थी, ठीक है, क्योंकि ये कुछ रिलीजियस ये जो पर्सनल सिंबल्स होते तो इसको पब्लिक लाइफ में ये एंटर कर रहे थे, तो इसलिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसको डिसअलाउ किया गया। And those whose religion did not demand such practices naturally did not face the same problem. और जो religions जिन्होंने ऐसी कोई practices को डिमांड नहीं की थी तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। The assimilation into national culture would be easier for some group than for the others. तो जो national culture का जो assimilation है, यानी कि जो नेशनल कल्चर है, तो वो कुछ ग्रुप्स के लिए तो इजी हो सकता है, ठीक है, बट कुछ के लिए नहीं हो सकता। एंड द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप देने का, ग्रांट करने का जो क्राइटेरिया होता है न्यू एप्लीकेंट्स के लिए, वो कंट्री से कंट्री वेरी करता है। यानी कि किसी कंट्री में कोई पॉलिसी हो सकती है सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए और किसी कंट्री में कोई हो सकती है। एंड इन कंट्रीज़ जैसे कि इज़राइल और जर्मनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो रिलीजन है, एथनिक ओरिजिन जो है, दैट में बी गिवन प्रायोरिटी व्हेन ग्रांटिंग सिटीजनशिप। यानी कि जो इज़राइल में जो रिलीजन है, जो जर्मनी में जो रिलीजन है, तो उसी के हिसाब से वहाँ पर सिटीजनशिप दी जाती है कि अगर उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब जो इज़राइल में जो रिलीजन है, जर्मनी में जो है, अगर उस रिलीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ईजिली सिटीजनशिप मिल जाती है। और जर्मनी में क्या है, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम तुर्किश वर्कर्स। जर्मनी में जो तुर्किश वर्कर्स हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, हु वर एट वन टाइम एनकरेज टू कम एंड वर्क इन जर्मनी, जिनको पहले के टाइम में एनकरेज भी किया गया था कि वो आए और जर्मनी में काम करें। that their children would have been born and brought up in Germany should automatically be granted citizenship। और बाद में उनको जो है सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जो आने वाली जनरेशन्स होंगी। दिस इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, लेकिन अभी भी यहाँ पर डिबेट चल रही है। तो यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल थे रेस्ट्रिक्शंस की जो काइंड है उनके विच में भी placed on citizenship even in democratic countries which pride themselves on being inclusive। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं किसके रेस्ट्रिक्शंस के, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है सिटीजनशिप पर, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी लगाई जाती हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम सब जानते हैं सेक्युलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक है, नेशन स्टेट है, ठीक है। और जो मूवमेंट है इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो वहाँ उस टाइम पर जो इंडिपेंडेंस है उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हुई थी, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स थे, ठीक है।
ताकि जो लोग हैं उनको एक साथ लाया जा सके, अलग अलग रिलीजन्स के, रीजन्स के और कल्चर्स के जो भी लोग हैं। जैसे हमने 10th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें हमने क्या देखा था कि एट द लास्ट टाइम पर क्या हो गया था, कुछ जो लोग हैं उनको एक साथ लाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए वहाँ पर नेशनल आइडेंटिटी को बनाया गया था। अलग अलग सिंबल्स जो हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लाए गए थे। राष्ट्रगान जो है वो बनाया गया था, राष्ट्रगीत बनाया गया था, ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनको एक साथ लाया जा सके। नेशनल फ्लैग भी बनाया गया था। एंड ट्रू पार्टीशन ऑफ द कंट्री डिड नॉट take place in 1947, did take place in 1947 when differences with the Muslim League could not be resolved, but this only strengthened the resolve of the Indian national leaders to maintain the secular and inclusive character of the Indian nation state they were committed to build. अब जब यहाँ इंडिया में जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो जो मुस्लिम जो पाकिस्तान था, तो वहाँ पर तो ये कहा गया कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं वही लोग, उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या था, इंडिया ने हर टाइप के लोगों को एक्सेप्ट किया, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन इंडिया में जो है सबको एक्सेप्ट किया गया। अब इससे जो इंडिया था उसमें नेशनल आइडेंटिटी जो है वो आई, और सेक्युलर स्टेट जो है इंडिया सेक्युलर स्टेट बना, इंक्लूसिव बना, ठीक है। एंड दिस रिजॉल्व वाज एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्टेड टू एकोमोडेट अ डाइवर्स सोसाइटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स सोसाइटी है, और टू मेंटेन जस्ट फ्यू ऑफ दीज डाइवर्सिटीज इट अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप टू द ग्रुप्स एज डिफरेंट एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मैनी वुमेन who had not previously enjoyed equal rights. अब इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, फुल और इक्वल मेंबरशिप, फुल और इक्वल सिटीजनशिप जो है वो लोगों को प्रोवाइड की गई, चाहे वो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, ठीक है, सबको प्रोवाइड की गई, चाहे वो वुमेन हो, सबको इक्वल राइट्स भी मिले। सम रिमोट कम्युनिटीज इन दी Andaman and Nicobar Islands who had little contact with modern civilization and many others. अब ये जो कंट्री थी, जो रिमोट कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड, तो ये वाले जो एरियाज़ थे जहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था उससे, तो यहाँ पर भी क्या किया गया, सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए। एंड इट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू फाइंड अ प्लेस फॉर द डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। और जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रहते हैं, रिलीजन से, और अलग अलग प्रैक्टिसेस जो हैं लोग फॉलो करते हैं, तो ये भी हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। एंड इट हैड टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू ऑल। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसे हम सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिना लोगों को फोर्स किए कि वो अपने पर्सनल बिलीफ जो हैं, जो लोग बिलीव करते हैं, जो रीजनल प्रैक्टिसेस में जो लोग बिलीव करते हैं, जो लैंग्वेज में वो बिलीव करते हैं, तो इन सबको छोड़ने के लिए कोई भी गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती है, बिकॉज ये हमारा राइट है। एंड इट वॉज देयर फॉर अ यूनिक एक्सपेरिमेंट विच वॉज अंडरटेकन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक ये सबसे यूनिक, हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है इंडिया में, ठीक है। एंड द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली symbolizes the attempt of the state to include the people of different region, culture and religions. अब जैसे कि जो रिपब्लिक डे होता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि परेड होती है दिल्ली में, तो वहाँ पर भी हर टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, एंड अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जो प्रोविजंस है सिटीजनशिप को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहाँ मिल सकता है, इन पार्ट 2 एंड इन सब्सिक्वेंट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। जो प्रोविजंस है सिटीजनशिप को लेकर, तो वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में,
ठीक है। और कुछ लॉज जो है इससे रिलेटेड पार्लियामेंट भी पास करती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव नोशन जो है, इंक्लूसिव आइडिया जो है सिटीजनशिप का, उसको अडॉप्ट किया है। इंडिया में जो सिटीजनशिप है उसको बाय कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिटीजनशिप है। बाय बर्थ या तो हमारे पास हो, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन हमने करा रखा हो, नेचुरलाइजेशन, इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम कह सकते हैं अटेम्प्ट्स है सिटीजनशिप को पाने की। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं सिटीजन्स की, जो ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। एंड यहाँ पर प्रोविजन भी है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को रिलीजन के बेस पर, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर किसी भी चीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। द राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। और ये जो राइट्स है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, ये सारे राइट्स जो हैं इनके ये भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये भी हमारा राइट है कि ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाएं। However, even such inclusive provision have given rise to struggles and controversies. लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि इंडिया में controversies भी हो जाती है, रिलीजन के बेसिस पर होती है, लैंग्वेज के बेसिस पर भी कभी कभी हो जाती है, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट, ये कुछ मूवमेंट्स बताई जा रही हैं जो कि इंडिया में हुई हैं। कुछ स्ट्रगल्स हुए हैं लोगों के, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स and represent only a few of the struggle being waged by people who feel that they are being denied full rights of citizenship। और उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया है जिनको फुल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप नहीं दिए जा रहे थे। द एक्सपीरियंस, जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो इंडिकेट करता है कि जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है, ठीक है, हमारी कंट्री में वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक आइडिया है काम करने का। नए नए इश्यूज जो हैं वो रेज किए जाते हैं सोसाइटीज़ में, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती रहती है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग नई नई डिमांड्स जो है वो बढ़ती जाती है ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, जो मार्जिनलाइज फील करते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा डाउनवर्ड फील करते हैं। एंड डेमोक्रेटिक स्टेट में ये जो डिमांड है ये क्या होती रहती है, इन पर डिस्कशन होते रहते हैं। ओके, सो टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल सिटीजनशिप। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब आप सब जानते हैं। देखो, सिटीजनशिप का मतलब तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको अब तक तो, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें तो इसमें पढ़ ली हैं। अब देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो कि जो स्टेटलेस पीपल होते हैं, ठीक है, तो हर एक कंट्री तो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका इज़ इक्वल टू इंडिया, ठीक है, यानी कि कोई भी कंट्री एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो स्टेटलेस पीपल को अपना लेती है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो स्टेटलेस पीपल को स्टेटलेस ही छोड़ देती हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं देती हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब भी हम रेफ्यूजीज की बात करते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो प्रवासी होते हैं, इलीगल प्रवासी, अवैध प्रवासी जो होते हैं, तो बहुत सारी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि जो लोग थे एशिया और अफ्रीका के, जो पेड एजेंट्स थे, तो वो जो है यूरोप और अमेरिका में चले गए थे, ठीक है, और वो विलिंग थे, रिस्क तो था यहाँ पर, बट वो विलिंग थे ये काम करने के लिए। दूसरी इमेज आती है जो लोग डिस्प्लेस मतलब कुछ तो होता है जो लोग खुद से जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब लड़ाइयाँ चल रही होती है दो देश के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस वजह से क्राइसिस हो जाते हैं, फेमाइन हो जाता है, यानी कि जो लोग हैं भुखमरी वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो उस वजह से जो लोग हैं उनको खाने की तलाश में या फिर उनको काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, और ऐसे ही वो लोग जो हैं वो स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं, ठीक है। फिर ना तो वो कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करती है जिस कंट्री के वो थे, और ना ही वो कंट्री उन्हें एक्सेप्ट करती है जिस कंट्री के वो नहीं थे, मतलब कोई भी कंट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है।
सच इमेजेस आर ऑफन शोन ऑन द टेलीविजन पर भी ऐसी इमेजेस दिखाई जाती है कि कुछ लोग जो हैं जो टेंट्स में रह रहे हैं, जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, कोई उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेफ्यूजीज इन दी दारफर रीजन ऑफ सूडान, पैलेस्टीनियंस, बर्मिज और बांग्लादेशीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लोग रेफ्यूजीज में रह रहे हैं। ठीक है, all these are the people who have been forced to become refugees in their own or neighboring countries। इनको फोर्स किया गया, या तो ये खुद से टेंट्स में रहने लगे, या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इनको फोर्स किया कि वो रेफ्यूजीज में रहें, यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया एक तरीके से। एंड वी ऑफन एज्यूम दैट फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट शुड बी अवेलेबल टू दोज हु ऑर्डिनरी लिव एंड वर्क इन द कंट्री एज वेल एज टू दोज हु अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। अब हम खुद से भी ये सोचते हैं कि फुल मेंबरशिप जो है स्टेट की वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि उस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। बट ऑल्दो मैनी स्टेट्स में सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ स्टेट्स जो होती हैं, यानी कि कुछ जो कंट्रीज होती हैं, तो वो यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सिटीजनशिप का जो आइडिया है उसको सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ देम ऑल्सो फिक्सेस द क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जो लोगों को सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट कर देती हैं। एंड दिस वुड जनरली बी रिटर्न इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री। और ये सारी जो भी चीज़ें होती है वो हर कंट्री के लॉज में, हर कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान जो होता है उसके अंदर लिखित होती हैं। स्टेट्स यूज देयर पावर टू कीप अनवांटेड विजिटर्स आउट। कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी पावर को यूज़ करती है, वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पावर को यूज़ करती है, और जो भी विजिटर्स हैं, यानी कि जिनको सिटीजनशिप वहाँ की नहीं मिली हुई है, तो उनको बाहर करने के वो प्रयास करते हैं अपनी पावर का यूज़ करके। ठीक है, In spite of restrictions, even the building of walls or fences, considerable migrations of people still take place in the world। ठीक है, और उनके ऊपर restrictions भी लगी होती हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ की उनको एक्सेस नहीं मिल पाती है, लेकिन और उनको क्या करना पड़ता है, उनको माइग्रेट होकर रहना पड़ता है। ठीक है, एंड पीपल में बी डिस्प्लेस्ड बाय वॉर्स। अब कैसे कैसे लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं, मतलब क्या कारण है जिनसे जो लोग हैं वो स्टेटलेस बन जाते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं, वॉर्स हो सकती हैं, परसिक्यूशन, फेमाइन, और भी काफ़ी रीजंस हैं। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से जो लोग हैं वो स्टेटलेस बन जाते हैं। अगर कोई भी स्टेट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एंड दे कैन नॉट रिटर्न होम, तो वो अपने घर नहीं जा सकते हैं, वो स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, अब जो लोग हैं वो फेमाइन होती है, भुखमरी होती है, तो उसकी वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अब वो चले गए दूसरी कंट्री में। ठीक है, दूसरी कंट्री तो उन्हें एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो वहाँ के है ही नहीं, और ना ही वो फिर अपनी कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, तो वो जाएंगे कहाँ से। तो इस तरीके से वो लोग क्या बन जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बन जाते हैं, रेफ्यूजीज में रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कैंप्स में रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स में रहते हैं, और इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं ऑफन दे कैन नॉट लीगली वर्क, और ना ही वो लीगली काम कर सकते हैं, या फिर अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेट भी नहीं करने का उनको कोई अधिकार है, और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज सो ग्रेट दैट द यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन हैज़ अपॉइंटेड अ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज टू ट्राई टू हेल्प देम। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने खुद हाई कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया है, ताकि ये जो रेफ्यूजीज हैं इनके लिए कुछ समाधान निकाला जा सके। अब मैं आपको एक डाटा बताती हूँ। देखो, पहले तो अब जो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को सारे जानते होंगे, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का यहाँ पर लेना देना तो कोई नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वो भी स्टेटलेस थे। मतलब 5 साल तक वो स्टेटलेस रहे, 5 साल तक उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, तो एक और डेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि जो एनआरसी है, तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल जो है वो स्टेटलेस हैं, जो कि बंगाली मुस्लिम्स हैं। और जो यूएन हाई कमीशन है, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि वर्ल्ड वाइड 10 मिलियन पीपल जो है वो स्टेटलेस है। 10 मिलियन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। Decisions regarding how many people can be absorbed as citizens in a country poses a difficult humanitarian and political problem for many states. अब कैसे जो लोग हैं उनको कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है, कैसे जो कंट्री है वो लोगों को एक्सेप्ट करे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक मानवीय और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, मानवीय और राजनीतिक समस्या यहाँ पर आ जाती है। मैनी कंट्रीज हैव अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग दोज फ्लीइंग फ्रॉम परसिक्यूशन और वॉर। काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर वॉर्स जो हुई है, कोई भी ये युद्ध वगैरह हुआ है किन्हीं देशों के बीच में, उस वजह से जो लोग हैं वो रेफ्यूजीज़ में रहने लगते हैं, तो उन लोगों को एक्सेप्ट करने की हर कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। बट दे मे नॉट वांट टू एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट भी क्यों करें, मतलब कुछ कंट्रीज तो करेंगी नहीं एक्सेप्ट। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अब वो अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। अब हो सकता है कि जो लोग हैं, देखो, एक तो उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, ऊपर से वो वहाँ पर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। हो जाता है कि हो सकता है वो देश को कोई नुकसान पहुँचाने आए हों। इंडिया प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रोवाइडिंग रेफ्यूजी टू परसिक्यूटेड पीपल। अब जो इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है, जो यानी कि जो लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, जो जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, परसिक्यूटेड पीपल जो हैं, उनको अब शरण देता है इंडिया में। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, एज इट डिड विद दलाई लामा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है जैसे इसने दलाई लामा के साथ किया था एंड हिज फॉलोअर्स इन 1959। Entry of people from neighboring countries has taken place along the borders of Indian state and the process continues. जो एंट्री थी नेबरिंग कंट्रीज से लोगों की, वो होती रही इंडिया में, ठीक है, और इंडिया ने उन लोगों को एक्सेप्ट भी कर लिया, और इनमें से काफ़ी जो है वो स्टेटलेस भी रही, काफ़ी ईयर्स तक, काफ़ी जनरेशन्स तक कैंप्स में रहे, इलीगल माइग्रेंट्स बनकर रहे। ओनली रिलेटिवली कुछ ही लोग जो थे जिनको सिटीजनशिप मिल पाई। ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स एक चैलेंज बनकर खड़ी हो जाती हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए, विच इज़ दैट राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन वुड बी अवेलेबल टू ऑल पीपल। जो क्या कहती है कि जो राइट्स और आइडेंटिटी है सिटीजन की, वो हर एक के पास होनी चाहिए। ऑल्दो मैनी पीपल कैन नॉट अचीव सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है उनको ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, लेकिन उनके लिए कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है, अपनी चॉइस के हिसाब से वो नहीं रह पाते, बट कोई और चॉइस भी उनके लिए नहीं होती है। एंड ये प्रॉब्लम होती है स्टेटलेस पीपल की, स्टेटलेस लोगों की, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वर्ल्ड का, जो कि जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जिसका कोई हल निकालना चाहिए। एंड बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स आर स्टिल being redefined by war or political disputes, and for the people caught up in such dispute the consequences may be severe। तो क्या होता है कि जो बॉर्डर्स जो होते हैं वो रीडिफाइंड होते रहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई है दो देशों के बीच में, एक देश ये मान लो, एक देश ये मान लो, तो यहाँ पर जो है लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच, ये बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इनसे जो लोग होते हैं, अब यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, तो वो यहीं पर रेफ्यूजीज बनकर रह जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बनकर रह जाते हैं, और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। एंड दे मे लॉस देयर होम्स, वो अपने घर खो देते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनकी कोई नहीं होती, सिक्योरिटी उनको कोई नहीं मिल पाती, ठीक है। कैन सिटीजनशिप प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन, टू द प्रॉब्लम ऑफ सच पीपल? क्या ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिटीजनशिप कुछ हेल्प दे सकती है, यानी कि उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव, और दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जिनसे उन लोगों की आइडेंटिटी
दी जा सके। Do we need to try and evolve a more genuinely universal identity than national citizenship? Suggestions for a notion of global citizenship are sometime put forward. The possibilities will be discussed in the next session. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए। आप सोचिए, इन पर विचार कीजिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा। ओके, तो ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, फिर जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है वो है ग्लोबल सिटीजनशिप का। तो ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है, इससे पहले हमने जो सेशन देखा था उसमें हमने क्या देखा था, कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखा था, कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो स्टेटलेस पीपल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उनके पास कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, और वो जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के अलावा और क्या तरीका हो सकता है। तो जितने भी लोग जो इस अर्थ पर रहते हैं उन सब को क्या कहेंगे, उन सब के पास क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप है। ठीक है, ऐसा हम उनको कह सकते हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहली है कि देयर वाज एन आउटपौरिंग ऑफ सिंपैथी एंड हेल्प फॉर द विक्टिम्स ऑफ सुनामी व्हिच अफेक्टेड अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया इन 2004। एग्जाम्पल दिया गया है कि 2004 में साउथ एशिया में जब सुनामी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया के नेबरिंग कंट्रीज नहीं, बल्कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें से अलग अलग कंट्रीज ने सिंपैथी जो है वो इनके लिए दिखाई थी, यानी कि कुछ हेल्प जो है इन्होंने बाकी कंट्रीज ने साउथ एशिया के लिए की थी। इंटरनेशनल नेटवर्क लिंक टेररिस्ट टुडे। अब इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब जैसे कि अब सारी कंट्री इंटर रिलेटेड है, हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ी है, तो इससे टेररिस्ट का खतरा भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट को इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिस कंट्री में वो किसी भी तरीके की वॉर करना चाहते हैं। United Nation is working with different states to try and prevent the spread of bird flu and the possible emergence of human viral pandemic. अब जो यूनाइटेड नेशन है वो मतलब जब भी ये जो बर्ड फ्लू जो भी फैलता है, जो ये बीमारी होती है ह्यूमन वायरल पेंडेमिक, अभी जो कोरोना आया था, ठीक है, कोविड-19, तो उसमें भी सब बाकी के जितने भी देश हैं तो सब ने साथ मिलकर काम किया था, साथ मिलकर सब ने वैक्सीन बनाई थी। तो उसी प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन है वो काम करती है, कोई भी ह्यूमन वायरल पेंडेमिक आ जाता है, बर्ड फ्लू जो है, उससे सभी लोगों को बचाने की कोशिश करती है। करती कैसे है, कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढकर। What is common to the statements given above? What do they tell us about the world in which we live? क्या बताती हैं ये चीज़ें कि हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। नई नई कम्युनिकेशन जैसे कि इंटरनेट, टेलीविज़न, सेल फोन, तो इनकी वजह से चेंज आया है वर्ल्ड में। ठीक है, हम अपने जो वर्ल्ड है अलग अलग कंट्रीज़ को और भी अच्छे से जानने पहचानने लग गए हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत टाइम लिया होगा, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब पास्ट के टाइम में बहुत डेवलपमेंट्स हुई होंगी, उन डेवलपमेंट्स ने बहुत टाइम लिया होगा, बट वो न्यूज़ के थ्रू जो है सारी कंट्रीज़ तक पहुंच रही थी। ठीक है, जिससे बाकी की कंट्रीज़ जो है दूसरी कंट्रीज़ को अच्छे से जानने लग गई। जो न्यू मोड्स है कम्युनिकेशन के, दैट हैव पुट अस इनटू इमीडिएट कांटेक्ट विद डेवलपमेंट्स, कि कम्युनिकेशन के मोड जो है, अब नए नए मोड्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के, तो इससे क्या हुआ है, जो दूसरे पार्ट्स में डेवलपमेंट होती है उनका सभी लोगों को पता चल जाता है। एंड वी कैन वॉच डिज़ास्टर्स एंड वॉर्स ऑन आर टेलीविज़न, जो भी वॉर अगर चल रही है, कहीं पर सुनामी आ गई है, नेचुरल डिज़ास्टर है, कहीं डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं न्यूज़ के थ्रू। इससे क्या हुआ है, जो लोग हैं उनके लिए सिंपैथी जो है वो बढ़ती रही है, एंड शेयर्ड कंसर्न्स अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक अगर जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था साउथ एशिया का, अगर किसी एक कंट्री जो है उसमें अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज होंगी वो सारी कंट्रीज इनको हेल्प करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, जो ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो
वर्ल्ड कम्युनिटी है और जो ग्लोबल सोसाइटी है, वो हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, पीपल ऑलरेडी फील लिंक टू ईच अदर, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से लिंक फील करते हैं. And they would say that the outpouring of help from all the parts of the world for victims of the Asian tsunami and other major calamities is a sign of emergence of a global society. और जैसा कि हमने देखा है कि अगर कोई भी कंट्री में अगर सुनामी आ जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी जो है वो ओकर हो जाती है, तो बाकी जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और इसी की वजह से जो है ग्लोबल सोसाइटी की इमरजेंस होती है. एंड दे फील दैट वी शुड ट्राई टू स्ट्रेंथन दिस. वो क्या फील करते हैं जो लोग हैं, वो फील करते हैं कि जो भी हमें क्या है, जो भी लोग जो मुसीबत में हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए. जो नेशनल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, that assume that our state can provide us with the protection and rights which we need to live with dignity in the world today. जो नेशनल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें वो क्या कहता है कि जो भी नेशनल सिटीजनशिप जिसको मिली हुई है, तो उसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, राइट्स मिलनी चाहिए, जो कि हमें रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो रहने के लिए हेल्प करेंगे. बट स्टेट्स टुडे आर फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम. लेकिन स्टेट आज भी बहुत प्रॉब्लम फेस करती है जो कि वो खुद से टैकल नहीं कर सकती है, खुद से सॉल्व नहीं कर सकती है. तो इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन आर इंडिविजुअल राइट्स. इस सिचुएशन में इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो दाव पर लग जाते हैं, गारंटेड बाय द स्टेट, जो स्टेट देते हैं, सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल टुडे. क्या ये जो राइट्स हैं वो लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए समर्थ हैं? और हैज़ द टाइम कम टू मूव टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल सिटीजनशिप? या फिर एक ऐसा टाइम आ गया है जो हमें ह्यूमन राइट और ग्लोबल सिटीजनशिप जैसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने को कहता है? एक अट्रैक्शन जो है ग्लोबल सिटीजनशिप के आइडिया के लिए वो ये है कि ये प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए इजी हो जाता है. ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप के साथ, और जो भी नीडी जो लोग हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाती है. कोऑपरेटिव एक्शन जो है लोगों के द्वारा वो लिया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट माइट मेक इट ईजियर टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ माइग्रेंट्स एंड स्टेटलेस पीपल. अगर सभी लोग मिलकर सोचेंगे तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो लोग माइग्रेंट्स हैं, जो स्टेटलेस पीपल हैं उनके लिए, और एटलीस्ट हम उनको बेसिक राइट्स जो हैं वो और प्रोटेक्शन जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. In the previous section, we saw that equal citizenship within a country can be threatened by socio-economic inequalities or other problems which might exist. Equal citizenship का जो concept है country में, तो equal citizenship जो है वो जो हमारी जो कंट्री है उसमें जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो कभी कभी ये रुकावट बन जाती है इक्वल सिटीजनशिप के लिए, और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है, सिर्फ वहाँ के लोग ही सॉल्व कर सकते हैं. एंड फुल और इक्वल मेंबरशिप जो है स्टेट की वो इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए आज की लाइफ में. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप का वो हमें रिमाइंड कराता है कि जो नेशनल सिटीजनशिप है उसे तो नेशनल सिटीजनशिप के लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो नीड फॉर अस टू स्ट्रेंथन आवर लिंक्स. और हमें जो भी हम इंटरकनेक्टेड सोसाइटी में रहते हैं और हमें अपने लिंक्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है लोगों के साथ, डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग रहते हैं वर्ल्ड के, एंड बी रेडी टू वर्क विद पीपल एंड गवर्नमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. और जो भी हमारे कंट्री से जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में जो रहते हैं उनके साथ हमें काम करना चाहिए. ठीक है, मतलब एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें बनानी है. तो यही ग्लोबल सोसाइटी का मतलब था, ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब था. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके इतना इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.